गुड आफ्टरनून। जय हिंद। सब गर्ल्स ही ऐड हैं क्या केवल? बॉयज? बॉयज केवल? सभी गर्ल्स ही हैं केवल? बाकी कहाँ निकल गए, सब घूमने चले गए क्या? रजनी, हेमा, ज्योति, राफिया, मीरा, प्रेसिका, ज्ञान प्रभा, श्वेता। ओह, केवल लड़कियां ऐड हैं? ज्योति, पिंकी, अंशिका, प्रिया, महिमा, ममता, आरती, कुसुम, हिमांगी, सपना, निधि, पूजा, अनुराधा, नवीन। चलो एक तो ऐड हुआ। वंदना। अच्छा, ग्रुप में आईडी ही नहीं गई है क्या? ओके। ग्रुप में आईडी ही नहीं गई है, हम भी कहें ऐसा कैसे हो गया कि कोई आईडी नहीं है? केवल गर्ल्स के उसमें गया हुआ है। वेट करो, 5 मिनट ऐड होने दो सभी को। हम भी कहें केवल लड़कियां जुड़ी हैं, लड़के कहाँ चले गए? संडे मनाने चले गए सारे के सारे, उनके ग्रुप में ही नहीं है। आप ही लोग के ग्रुप में गया है केवल। किए हैं सेंड, अब ऐड होंगे सब धीरे धीरे। अब ऐड हो रहे हैं सब। आईडी ही नहीं गई थी। तुम लोग कोई मैसेज नहीं कर सकता था? सर ग्रुप में आईडी नहीं आई है। अरे मैसेज नहीं कर सकते तो इंडिविजुअल तो कर सकते थे, ग्रुप में तो नंबर है ना हमारा। तो वहां से मैसेज तो कर सकते थे ना। चलो 5 मिनट वेट करो, अब ऐड हो जाने दो सभी को। नहीं, हम खाली हो गए थे ना। खाली हो गए थे। सुबह क्लास थी। हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सभी ग्रुप में गया ना? हम्म। हाँ भैया, 12 PM पे हम ऑनलाइन हो गए थे। तुम लोगों में आईडी नहीं गई थी इसलिए वेट कर रहे थे। हम भी कह रहे कि वो लड़कियां जुड़ी थी, बस उन्हीं के ग्रुप में गया था। पूरी खाली एक गर्ल थी, एक लाइन से। हम कहे लड़के का एक गुट बना के निकल गए क्या कहीं? गए कहाँ सब? तो अब पता चला कि ग्रुप में ही आईडी नहीं है।
जब तक आप लोग ये पढ़ो जरा, ये जो प्रियम्बल है उसको याद करो जल्दी से। जो लोग सामने आ गए हैं वो स्क्रीन पे जो प्रियम्बल है उसको पढ़े, हिंदी वाला पढ़ो, हिंदी वाला याद करो। हो गए 64, ऐड हो गए 68। सर गर्ल्स फर्स्ट। हाँ, इस मामले में तो अब हो गया कि गर्ल्स फर्स्ट। सीट जब चाहिए होती है क्लास में तब गर्ल्स फर्स्ट नहीं होती हैं। तब तो जितनी जल्दी सीट मिल जाए उतना बढ़िया, कूद के बैठ जाते हैं सब। अरे अभी कुछ नहीं बताए हैं, अभी तो वेट ही कर रहे हैं ऐड हो जाए, बस 2 मिनट और रुक जाओ। शब्दों को क्रम से पढ़ना है, जो शब्द है ना उनको क्रम से पढ़ना है, जो शब्द जैसे लिखे हुए हैं। और कायदे से तो आपको ये लिख लेना चाहिए था, है ना, प्रेम्बल को नोट कर लेना चाहिए था। शुरू करें? अब हो गए जितने ऐड होने हैं। तो ये कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, सब बराबर हैं। हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं, सब बराबर हैं। वो ग्रुप में पहले चला गया, बस ये बात है। ठीक है। हाँ, शुरू हो गए अभी। गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलती है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। हो गए काफी लोगों के, है ना। चलिए, हम लोग बात क्या कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे अपने प्रियम्बल के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि प्रियम्बल में क्या बताया गया। ऊपर के जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये हमको क्या बताते हैं कि भारत कैसा देश है, ठीक है ना, किस प्रकार का है नेचर ऑफ द स्टेट। तो हम लोगों ने देखा कि उसकी क्वालिटी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आज हम समझते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं। ओके, पढ़ लिया होगा आपने, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए, जो इंग्लिश वाला है
उसके शब्द हैं ये। इंग्लिश वाला जब आप देखोगे ना, ये सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम इससे समझा रहे हैं। हिंदी हम लिख देंगे, ठीक है, हिंदी हम आपको लिख देंगे उसमें क्या है। देखो सबसे पहला जो सोवरेनिटी, जो फर्स्ट शब्द उसमें आया है, तो आपको पता है कि सोवरेनिटी का मतलब क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं शब्द सार्वभौमिकता, ये शब्द भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब क्या है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक शब्द होता है सुरेनस, इस शब्द से ये बना हुआ है, जिसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में आप स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई पॉइंट है, सपोज ये आप इस तरह से कहेंगे कि इंडिया इज नेदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सोवरेन कंट्री वो देश होता है, सोवरेन वो कहता है जो अपने आप में खुद ही स्वतंत्र हो, किसी के अंडर ना हो। हम अपने आंतरिक मामले, देश के अंदर के मामले या देश के बाहर के मामले, जो हमारे विदेश मंत्री वगैरह देखते हैं या किसी और से रिलेटेड है कोई पॉइंट्स, वो हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। हम किसी के अंडर में नहीं है कि अगर अमेरिका हमसे कहे कि भैया आपको ये वाला काम नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी है, हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ये डिसीजन हमारे देश का है, तो हमें किसी दूसरे से मतलब नहीं है। तो जिस देश को सोवरेन कहा जाता है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौमिकता कहा जाता है, मतलब वो एक प्रकार से स्वतंत्र देश है, वो किसी के अंडर नहीं है, ठीक है ना। तो वही पॉइंट से लिखा जाता है कि इंडिया इज नेदर ए डिपेंडेंसी, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, नॉर डोमिनियन, ये किसी का पार्ट नहीं है या किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है ये एकदम स्वतंत्र है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, अपने देश के हम मालिक हैं, जो है बस ये कहा जा रहा है। तो सोवरेनिटी का मतलब हमें समझ में आ गया कि सुप्रीम अथॉरिटी, हम लोग अपने देश के सुप्रीम अथॉरिटी हैं, हम किसी के अंडर में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, ये चीज हो गई। दूसरा जो शब्द आता है वो है डेमोक्रेटिक। अब देखिए हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस बाद में करेंगे ये वाला। देखो हम सोशलिस्ट, सेकुलर, ये शब्द अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये बाद में ऐड हुए हैं, ये बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है। हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं जो शुरुआत से थे। आपको पता होगा स्टूडेंट्स ये कब ऐड हुए थे? जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां वाला, तो 42वें वाले में हमारा ये शब्द ऐड हुआ था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष वाला। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाले शब्द देख लेते हैं। तो यहां से पॉइंट क्या होगा, पहले हम देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक जो है वो देखिए कैसे बना हुआ है। एक शब्द होता है डेमोस और एक शब्द है इसका क्रेटिया। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। डेमोक्रेटिक का हिंदी है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र कह लो, डेमोक्रेसी। जनता द्वारा शासन, जहां पर जनता द्वारा शासन होता है उसे कहते हैं लोकतंत्र। मतलब वहां पर जो शासन होता है वो जनता के द्वारा होता है, हम जो जनता है वो सबसे ऊपर है, तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक। तो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक है या लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सत्ता है वो जनता द्वारा चीजें हैं, किसी को हम चुनते हैं वो जाके वहां बैठता है, ठीक है ना। ये है मतलब डेमोक्रेटिक का। डेमोक्रेटिक में अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, लोकतंत्र भी दो प्रकार का है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट वो होता है, जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। देखिए इसको सिंपल समझना है तो हमारी बातों को ध्यान सुनिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी उसे कहते हैं
जैसे स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि अगर कोई कानून बनाना होता है, कुछ रूल लाना होता है, तो जनता द्वारा वोटिंग करा दी जाती है। 50-60 लोग होते हैं जो वोट दे सकते हैं। स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, तो कुछ भी कानून पास करना होता है ना, तो वो जनता द्वारा वोटिंग करा दी जाती है, जनता से राय ली जाती है कि ये कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और अगर वोटिंग मेजोरिटी में हुई है तो कानून लागू हो जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट। हमारे यहाँ कोई कानून हम लोग नहीं बनाते। हमारे यहाँ जो कानून होता है वो प्रशासन बनाता है, संसद में बैठे लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें चुनते हैं। तो हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, विधायक वगैरह चुने, तो विधायक वगैरह जाकर के कहाँ बैठ गए, विधानसभा में बैठ गए जाकर के वहां से, ठीक है। और कानून बनाने का काम इन लोगों का है, जो उसमें बैठे हुए लोग हैं, विधानसभा, विधान परिषद, या अगर सेंटर पे देखो तो लोकसभा, राज्यसभा। क्या जनता से वोटिंग ली जाती है क्या कानून बनाते समय? जनता से वोटिंग नहीं ली जाती। क्या हमारी बात समझ में आ रही है भाई? अगर कोई कानून पास करना है तो जनता से थोड़ा ना की जाती है। वो लोकसभा में बिल पास किया जाता है, उसमें वोटिंग करा दी जाती है लोकसभा में, वहां पास हो गया तो राज्यसभा में चला जाता है, वहां भी पास हो गया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, साइन होगा तो कानून बन जाएगा। आपसे पूछा कहाँ गया? वो तो प्रतिनिधियों से किया गया ना। लेकिन आपने प्रतिनिधियों को चुना है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। क्योंकि कानून बनाते समय या कोई डिसीजन लेते समय जनता ने वोट नहीं किया है, जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना है और प्रतिनिधि उसमें शामिल हो रहे हैं। तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट, जो कि इंडिया है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में कोई भी काम होता है तो डायरेक्ट वोटिंग करा दी जाती है, प्रतिनिधि से मतलब नहीं। कानून बनाना है, चलिए वोटिंग होगी, सारी जनता का वोटिंग लिया जाता है, अगर वोटिंग मेजोरिटी में है वो कानून लागू हो जाएगा। ये ऐसे होता है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट, और अपने यहाँ है इनडायरेक्ट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हेलो, यस एवरीवन। एक क्वेश्चन पूछते हैं, सीएम जो बनता है वो सीएम डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? जल्दी आंसर दीजिए। जो सीएम बनता है वो डायरेक्ट का पार्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट चुनाव है उसका या इनडायरेक्ट चुनाव है? जल्दी। इनडायरेक्ट है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हम लोग एमएलए को सिलेक्ट करते हैं, एमएलए को हम लोग चुनते हैं कि जो है, जिनके एमएलए के, जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं वो एमएलए अपने उस पार्टी के सीएम को बना देते हैं। तो हम लोग इनडायरेक्ट चुनते हैं, ये है बात, ठीक है ना। हाँ, एमएलए को हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अगर हम कहें विधायक वगैरह तो इसको हम लोग डायरेक्ट निर्वाचन करते हैं। लेकिन हम कहेंगे सीएम का, तो हम लोग डायरेक्ट सीएम को नहीं चुनते हैं, वो आपका बैठे हुए सदस्य मिल करके फिर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये, अब आई होप कि आपको लोकतंत्र समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे हर चीज पर वोटिंग कराई जाएगी, जो भी होगा जनता द्वारा राय तुरंत ले ली जाएगी। इनडायरेक्ट में हर बार जनता द्वारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन रखे होंगे, फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से होता है। एमएलए खरीद लेते हैं पार्टी वाले, बहुत बढ़िया, ठीक, खरीद लेते हैं। हमें उससे क्या लेना देना, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द होता है गणतंत्र, रिपब्लिक वाला शब्द। रिपब्लिक की हिंदी होती है गणतंत्र, ठीक है। मोनार्की का मतलब एक तानाशाही, तानाशाही तो नहीं कहेंगे, एक प्रकार से वंशानुगत कहेंगे, कि जहां पर वंशानुगत टाइप का होता है, ठीक है ना। देखिए, किन देशों को गणतंत्र कहा जाता है, बड़े ध्यान समझिएगा। लोकतंत्र आप समझ गए कि लोकतंत्र उन देशों को कहा जाता है, डेमोक्रेसी उन देशों को कहा जाता है जहां पर शासन जनता द्वारा होता है। गणतंत्र किसे कहा जाता है ये डिपेंड करता है हेड ऑफ स्टेट से। हेड ऑफ स्टेट का मतलब है देश, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, ऐसा तो नहीं है। स्लो है, सही है, पूरा फुल है। चलो हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, इस वजह से हो जाता है, मतलब स्पीड हो सकता है उस वजह से वो चीजें हो जा रही हूँ। देखिए,
हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पर है जैसे राष्ट्रपति, जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति। अब अगर स्टूडेंट हम आपसे बात करें कि हमारे यहाँ का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, या जो हेड ऑफ स्टेट जो हमारा मेन है, अगर हम कहें आपसे कि हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है या मेन कौन है, हेड कौन है पूरे देश का, तो वो राष्ट्रपति ही है, पीएम नहीं है। अगर पूरे देश का हेड कहा जाएगा तो वो राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति की बात अगर हम करते हैं तो राष्ट्रपति को हम कैसे करते हैं? क्या हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया उसका बेटा ही आगे चल के राष्ट्रपति बनेगा, या उसके परिवार का ही कोई होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं है ना। हमारे यहाँ इलेक्शन है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो गणतंत्र वो है जहां पर निर्वाचन होता है, निर्वाचित होगा। ये जो हेड होगा वो निर्वाचित होगा, वो गणतंत्र होता है। जहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपका, अगर आप बैठ गए हैं तो अब आपका वंश ही आगे चलेगा, नहीं। लेकिन जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन के जो हेड हैं, वैसे तो पीएम का पद है वहां, लेकिन पीएम को हेड नहीं कहेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ पर पीएम है लेकिन हमारे यहाँ के हेड राष्ट्रपति हैं। तो वैसे ही जो इनके हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, वो ब्रिटिश क्राउन जो होता है, जैसे महारानी है जो शाही फैमिली की होती है, उन्हीं को हेड कहा जाता है। तो अब ये फिक्स है, वो जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो उसी परिवार का होगा, रॉयल फैमिली का ही बनता है वो। मतलब वो एक परंपरा चली आ रही है पहले से। जैसे राजा लोगों का सिस्टम हुआ करता था, राजा अगर मरेगा तो उसका बेटा बैठेगा गद्दी पर। ब्रिटेन में ये है। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है पीएम से जो ऊपर है, ठीक है ना, तो पीएम से जो ऊपर है आपका, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, तो इसी तरह का वहां जो है वो रॉयल फैमिली है। जैसे वहां पे अभी भी देखिए महारानी शब्द यूज होता है, क्वीन का शब्द यूज होता है वहां पर अभी भी, प्रिंस हैरी यूज शब्द होता है वो रॉयल फैमिली का। तो वो सब वो लोग यूज करते हैं उसमें, रॉयल फैमिली तो हेड होंगे। हाँ, पावरफुल की बात करोगे तो उनका फिर वही चीज है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, तो वो भी एक नाम मात्र के, वो मतलब एक प्रकार से उनकी आज्ञा ली जाती है, लेकिन वो कहीं जाते नहीं। अब आप देखिए कि कोई डिप्लोमेसी होती है किसी देश के बीच, तो महारानी लोग नहीं जाती हैं, या वहां के रॉयल फैमिली के लोग नहीं जाते। हाँ, कोई परमिशन होती है तो उनसे आज्ञा ली जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। ठीक वही हमारे राष्ट्रपति का है। कुछ भी होता है तो पीएम हर जगह देखते हैं, तो ब्रिटेन में भी पीएम है, हमारे यहाँ भी पीएम है। लेकिन हमारे यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो सिलेक्ट होकर के है, निर्वाचित होकर के आया है। वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक रॉयल फैमिली का है जो वंशानुगत है, उसके बाद उनके परिवार का ही बैठेगा, बेटा ही बैठेगा, उसके बाद आगे चलता जाएगा, उसे कहते हैं मोनार्की। और हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो निर्वाचित होकर के आता है, तो उसे कहते हैं रिपब्लिक। तो गणतंत्र उसे कहा जाता है जिस देश का हेड निर्वाचित होता है। तो अब आप समझिए, इन ए रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, चुना जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड, एक पर्टिकुलर समय के लिए वो निर्वाचित होगा हेड ऑफ स्टेट, उसे कहते हैं गणतंत्र। इन अ मोनार्की द हेड ऑफ स्टेट कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, उत्तराधिकार सिस्टम से आता है, वो उत्तराधिकार सिस्टम से आता है। तो बताइए हमारा जो देश है वो रिपब्लिक है या मोनार्की पर है? वंशानुगत टाइप से है, उस तरह से शासन वाला, या फिर रिपब्लिक? तो हम जानते हैं कि हम लोग अपने देश को गणतंत्र बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आई होप कि एवरीवन, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग सामने हमारे, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा शासन। गणतंत्र का मतलब है जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होकर आएगा, बस खत्म। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा शासन, गणतंत्र का मतलब है जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो निर्वाचित होता है। ऐसे देशों को गणतंत्र कहा जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो अब हमने 3 शब्द अपने समझ लिए प्रेमबल के। हम लोगों ने कौन से समझ लिए? देखिए, एक शब्द हमने समझ लिया सोवरेन। सोवरेन का मतलब था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
हम किसी देश के अंडर में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, हमारे पास सुप्रीम पावर है। डेमोक्रेटिक हमने समझ लिया लोकतंत्र को, जहां पर जनता द्वारा शासन होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। हाँ लोकतंत्र है ब्रिटेन में, क्यों नहीं है भाई, गणतंत्र तो है, लोकतंत्र तो है ही है वो, डेमोक्रेटिक तो है, पीएम चुना जाता है, पीएम का तो इलेक्शन होता है ना, ठीक है, संसद व्यवस्था है वहां पर, सारी चीजें हैं। हाँ बस गणतंत्र की बात नहीं करेंगे हम, लोकतंत्र है, गणतंत्र की बात नहीं करेंगे हम, उसे मोनार्की कहेंगे। रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक हमने समझ लिया कि गणतंत्र, जहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो निर्वाचित होकर के आता है तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। तो हमारा देश एक रिपब्लिक है, लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, दोनों शब्द यूज होते हैं। अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स पर, ये वाला शब्द देखते हैं स्टूडेंट, सेकुलर वाला शब्द देखते हैं, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। ये क्या होता है पंथ निरपेक्ष, इसको ध्यान से समझिए। कौन है ये जो बगल में हंस रहा है ये कौन है? देखो एक लिख रहा है जिन्ना है, अरे जिन्ना ऐसा दिखता था? ये वो तानाशाह है, वो नॉर्थ कोरिया वाला, ठीक है, किम जोंग उन। तो ये वो बना हुआ है, क्यों बना है बताते हैं, उसका मतलब बताते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जब हम इसको देखते हैं तो टाइप ऑफ स्टेट, सेकुलर कंट्री उन्हें कहा जाता है, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। जिनके देश का कोई रिलीजन नहीं है, देश की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे देश को सेकुलर कंट्री कहा जाता है, या उनका जिनका देश लेवल पर कोई धर्म नहीं है। जैसे हम कहें कि इंडिया का क्या धर्म है, हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी को सम्मान है, ठीक है। नेपाल का क्या है, तो नेपाल 2007 तक, ये जो नेपाल है, ये नेपाल का झंडा है, ठीक है। तो नेपाल जो है वो नेपाल 2007 तक जो था वो हिंदू था, स्टेट रिलीजन यानी उसके देश का जो धर्म था वो हिंदू था, हिंदू देश था, राष्ट्र था। 2007 के बाद उसने अपने को सेकुलर कर लिया है, तो नेपाल भी अब सेकुलर की कंट्री, मतलब सेकुलर में है। अब आप नहीं बोल सकते कि वो हिंदू है उसका धर्म। तो देश लेवल पर जब हम ये नहीं बता पाते कि उस देश का क्या धर्म है, उसको कहा जाता है सेकुलर कंट्री। लेकिन यहां वाला चीजें देखो जरा, इन सब देशों का पर्टिकुलर धर्म है। जैसे पाकिस्तान का धर्म है इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक, इस्लाम है वहां का देश का। व्यक्ति से नहीं बात हो रही है, देश के धर्म की बात हो रही है, व्यक्ति तो अलग अलग होंगे वहां पर भी। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री होता है। श्रीलंका, ये श्रीलंका हो गया, ये भूटान हो गया। तो श्रीलंका भूटान ये दोनों भी वही हैं। भूटान और श्रीलंका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दोनों चीजें। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। हमको एक शब्द समझना था, वो शब्द हमें क्लियर है, हमको ये शब्द समझना था, सेकुलर शब्द। तो सेकुलर शब्द उसे कहते हैं, या सेकुलर इसलिए यूज होता है जिसका देश लेवल पर कोई विशेष धर्म नहीं, उसको सेकुलर कहते हैं। व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब पूछा जाएगा कि हमारा देश सेकुलर है इसका क्या मतलब है, तो आप कहेंगे क्योंकि हमारे देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है इस वजह से हम उसे सेकुलर कहते हैं। देश की बात करेंगे तो देश लेवल पर नहीं है, ठीक है। जिनका है उनको थियोक्रेटिक कहा जाता है, ठीक है, थियोक्रेटिक कहते हैं उसे। नो रिलीजियस एक्टिविटीज आर अलाउड हेयर, उसे अथिस्टिक कहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया। किसी भी धर्म का मतलब नहीं, आप बढ़ावा नहीं दे सकते किसी को। जैसे आप सोचें हम जाकर के रास्ते पर पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, उठा के जेल में डाल देंगे सब तुरंत, ठीक है। तो आप वहां पर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो वो अथिस्टिक होता है। तो हमें एक शब्द समझना था सेकुलर।
आई होप कि आपको सेकुलर समझ में आ गया होगा। बोलो यस एवरीवन। देश लेवल की बात करेंगे, इसमें अब व्यक्ति का मत कर देना कि व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है। अरे आप तो किसी न किसी धर्म के तो हो गए ही। ठीक है, व्यक्ति तो किसी न किसी धर्म का ही होगा। देश लेवल पे बात होगी कि देश किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सब बराबर है। तो ये बात हो गई। एक शब्द जो था हमारा सोशलिस्ट। देखिए सोशलिस्ट जो होता है, बस हम इसको सिंपल सा समझा देते हैं। जो सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द जो था, इसका मतलब होता है आय का समान वितरण हो। मतलब ऐसे देश को सोशलिस्ट कहा जाता है या समाजवादी कहा जाता है जहां पर कोशिश की जाए कि आय का वितरण समान हो। मतलब अगर कोई बहुत अमीर है, सपोज करिए कि एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी रखता है, और उसी देश में एक बहुत गरीब है, एक बहुत गरीब है। तो जैसे मान लो उसके पास कुछ नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, वो खा भी पी भी नहीं पा रहा, और एक ही देश में रह रहे हैं, तो बहुत बड़ा गैप है ये, 500 करोड़ प्रॉपर्टी और 10 रुपए। तो कोशिश की जानी चाहिए कि इन दोनों के आय का वितरण समान हो। मतलब हमको इसको भी समाज में ऊपर उठाना है, बैलेंस करना है इसे। हम कुछ ऐसा ना करें जिससे अमीर अमीर बनते जाएं और गरीब गरीब बनते जाएं। तो प्रियम्बल में ये व्यवस्था रखी गई कि भारत एक ऐसा देश होगा या ऐसा देश होना चाहिए कि जो सोशलिस्ट हो, सोशलिज्म को प्रोवाइड करे, प्रमोट करे, समाजवादी विचारधारा को प्रमोट करे। का मतलब कि इसका मतलब है कि आय का समान वितरण हो सभी में, कोई ज्यादा बहुत गरीब ना हो, बहुत अमीर ना हो। जो कैपिटलिस्ट को रखते हैं, इसके बारे में जो सोचते हैं, वो पूंजीवादी होते हैं। तो हमने ये शब्द यूज नहीं किया, हमने अपने प्रियम्बल में ये यूज नहीं किया। पूंजीवादी शब्द अलग होता है, ये डायरेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है इससे। इनका मतलब ये होता है कि ये जो 500 करोड़ वाला है, ये इसको प्रमोट करेंगे, कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ये जो 500 करोड़ इसने कमाया है, इसने अपनी मेहनत से कमाया है, छीना नहीं है किसी से। ठीक है, और ये अगर 10 रुपए कमा पा रहा है तो मेहनत नहीं किया उसने। इनकी सोच ये होती है। तो ये कहेंगे कि इसकी कोई गलती नहीं है, वो क्यों अपना पैसा किसी और को दे दे जब उसने खुद कमाया है उसे। तो वो वैसी विचारधारा का होता है, उसे पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। तो हमने इसको यूज नहीं किया, हम लोगों ने यूज किया सोशलिस्ट शब्द को, जिसका मतलब होता है कि पूरे देश में सबका समान वितरण हो आय का, गरीब और अमीर दोनों को हम बराबर लेवल पे लेके आना चाहते हैं। आई होप कि अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि समाजवादी शब्द को क्यों ऐड किया गया था, सोशलिज्म को। समझ में आया सबको? अनुज, रविंद्र, ममता, सौरभ, श्वेता, सब लोग क्लियर? रजनी? ओके ठीक है। तो सोशलिस्ट भी आपको समझ में आ गया कि ये क्या शब्द था। अब वापस हम अपने शब्दों को देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। सोवरेन क्लियर? सोवरेन क्लियर? सोवरेन मतलब जिस देश के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो किसी और के अंडर में नहीं है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, उसे बोलेंगे सोवरेन कंट्री। सोशलिस्ट, समाजवादी, उनको बोलेंगे, उस देश को बोलेंगे जहां पर कोशिश की जानी चाहिए कि अमीर और गरीब का विभेद ना हो, आय का समान वितरण हो। हमारी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई गरीब है तो हमको उसको भी ऊपर उठा के समाज में लेके आना है। ठीक है, गरीब अमीर बराबर आए, वो विचारधारा है। सेकुलर का मतलब होता है पर्टिकुलर, जिस देश का कोई धर्म नहीं होता उसे सेकुलर कहा जाता है। जैसे इंडिया, तो हमारा कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है देश का, व्यक्ति का है, देश का नहीं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक उसको कहा जाता है लोकतंत्र, जहां पर जनता का शासन होता है, जनता लोगों को चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि को सिलेक्ट करती है। तो जहां चुनाव प्रक्रिया से जनता द्वारा अपने लोगों को, प्रतिनिधियों को चुनती है, तो उन्हें कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक, जिस देश का हेड, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो बैठा हुआ है सबसे ऊपर, उसका अगर इलेक्शन होता है, वो निर्वाचित होकर बैठा है, तो उसे रिपब्लिक कहते हैं। अगर वो अपने उत्तराधिकार सिस्टम से आया है, चला आ रहा है सिस्टम, तो उसे मोनार्की कहते हैं, उसे रिपब्लिक नहीं कहेंगे। यस, ओके ठीक है। क्रम याद हो गया कैसे है? सबसे पहला शब्द कौन सा है?
सबसे पहला शब्द कौन सा है, देखो, सोवरेन। दूसरा शब्द कौन सा है, सोशलिस्ट। तीसरा कौन है, सेकुलर। फिर कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब अगर आप समझना चाहे तो एस तीन। एक एस कौन है, सोवरेन। एक है सोशलिस्ट। एक है कौन, सेकुलर। हो गया। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें, ये बोलेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इतना काफी है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब जरा इस पर बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, जो हमने ये नीचे वाले पार्ट की बात करी है, अब इसको जरा ध्यान समझिए। ये क्या है, यहां से यहां तक ये हमें ये बता रहा है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। ऊपर वाला हमें बता रहा था कि हमारा देश क्या है, कैसा है। अब ये ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या प्राप्त करना है। हम ये जो संविधान बना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारा देश कैसा होना चाहिए। जो इंडियन है, इंडिया है, शुड बी, कैसा होना चाहिए ये। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं कि इस तरह का हमारा देश होना चाहिए। ऐसी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए जहां पर सभी को न्याय मिले, जहां पर सभी को न्याय मिले। वो गरीब हो, सड़क पर बैठा हो, कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वो फील करता हो कि हम न्याय पा सकते हैं। अगर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें न्याय मिलेगा। हमें ऐसा देश बनाना है जहां पर बस ये ना रहे कि अमीर वाला ही मतलब न्याय पा सकता है। ये प्रेमबल में रखा गया कि भैया हमें ऐसा देश चाहिए जहां पे सभी को न्याय मिल सके। दूसरा, सबको हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, हर प्रकार की स्वतंत्रता हो सभी को। वो कितने प्रकार की, जो यहाँ पर व्यक्त हैं, आपको ध्यान रखना है। ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इतने प्रकार की होनी चाहिए। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम अभिव्यक्ति अपनी दे सकते हो। विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम करें या ना करें। धर्म की हमारी होनी चाहिए। और उपासना, किसी को मानने की, पूजा करने की, वो चीज हमें होनी चाहिए। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। हम ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जो हमारे देश में इनकी व्यवस्था करेगा। न्याय कितने प्रकार से, तो न्याय हम 3 प्रकार से देखेंगे। वो 3 प्रकार के न्याय हम देने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो छोटे लेवल का व्यक्ति हो, चाहे ऊपर लेवल का हो, उसको सामाजिक न्याय मिल सके, उसे आर्थिक न्याय मिल सके, उसे राजनीतिक न्याय मिल सके। तीनों प्रकार के न्याय उसको मिल सके, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। 5 प्रकार की उसे स्वतंत्रता मिल सके, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। समानता की जब बात करेंगे तो समानता का मतलब है सब बराबर हैं। बराबर का मतलब है कि सबको अधिकार है अवसर की। इसका मतलब ये नहीं कि ये मजदूर है तो ये पढ़ नहीं सकता, हम इसको शिक्षा के नहीं देंगे। उसको भी अधिकार है, उसको भी अवसर देना चाहिए कि वो समाज में ऊपर उठ सके। उसको भी शिक्षा का अधिकार है, हम देंगे उसे अवसर। अगर नौकरी में उसे आना है तो हम उसे अवसर प्रोवाइड करेंगे। और अगर वो बहुत पिछड़ा हुआ है तो हमें जो करना पड़ेगा वो करके हम उसे ऊपर लाएंगे, चाहे हमें रिजर्वेशन ही क्यों ना देना पड़े। तो ये सब प्रावधान थे कि अगर हमें मान लो कि वो बहुत नीचे तबके का आदमी है और वो ऊपर नहीं आ पा रहा है और हमें जरूरत है, तो हम आरक्षण देंगे उसे, ताकि वो उसको अवसर मिले उस जगह पर आने का। तो ये चीजें हैं, ये जो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अवसर और सम्मान। अब क्योंकि वो रिक्शा चलाता है तो हम इस वजह से हम उसको धिक्कार नहीं सकते, उसका भी व्यक्तिगत सम्मान है। तो हमारी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको उतना ही सम्मान दे जितना हम एक बड़े आदमी को देते हैं। ये है मतलब। तो जो समानता का मतलब है, उसका मतलब कि दोनों तरीके से वो अपना सम्मान पाने का अधिकारी है। चाहे उसे प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे उसे अवसर देने की बात हो, वो समान है सबके लिए। क्लियर। तो 2 तरह की समानता जो उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि उसे हर जगह अवसर मिलना चाहिए, सभी के लिए, कोई सबके लिए बात हो रही है। और प्रतिष्ठा, उसको आपको सम्मान देना है, हर एक व्यक्ति को। ठीक है, फिर बात हो रही है स्टूडेंट कि हमको एक ऐसा देश बनाना है जहां पर एकता और अखंडता हो, लड़ाई झगड़े ना हो, आपस में हम लड़े ना।
धर्म की वजह से हम ना लड़ें, ठीक है, छोटे बड़े की वजह से हम ना लड़ें। हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो एक सूत्र में हो, जो अखंडित हो। अखंडित का मतलब जिसके पार्ट ना हो, जो खंडित ना हो, कोई हमसे दूर ना जाए। अगर हमारे समाज में है तो हम लोग मिल के रहें। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे से रहें। हम ऐसा निभाएं कि सब बराबर हैं, तो हम लड़े ना आपस में। हमें ऐसा देश चाहिए। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं, और ऐसा देश हमारा होगा आगे चलकर, ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे तो आपने देखा स्टूडेंट कि हम कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम 3 प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हम कितने प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं, तो हम 2 प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं। हम बंधुता के कितने प्रकार की बात कर रहे हैं, तो 1 प्रकार की बात कर रहे हैं। ये सब एक ही है, एकता और अखंडता। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हमें एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें भाईचारा हो, बंधुत्व। अब वो कैसे होगा? जब हम मिलजुल कर रहेंगे, एक होकर रहेंगे। और एक होने का मतलब ये कि आप अखंड हैं। एक का ही मतलब यही है। जो एक होता है इसका मतलब वो खंडित नहीं है। खंडित नहीं मतलब टूटा नहीं है। तो बंधुत्व की जब बात आती है तो उसमें एक आएगा कि कितने प्रकार की बंधुत्व, मतलब भाईचारे की बात करिए। फिर से सुनिए, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का बंधुत्व। इतनी बातें हमें बताई गई हैं प्रियम्बल में। ऐसा देश हमें चाहिए, ऐसा देश हमारा होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान ऐसा बन रहा है जो इस तरह का देश प्राप्त कर लेगा। ठीक है, लास्ट वाला बहुत ईजी है। लास्ट वाले में कुछ है नहीं। जो लास्ट का है वो कहता है कि ये संविधान हम कब ले रहे हैं, बस डेट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो संविधान है वो कब हम अधिग्रहित कर रहे हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें डेट मेंशन है। आप देख लीजिए कौन सी डेट मेंशन है। तो ये रहा 26 नवंबर 1949। तो पूरा वो लिख रहे हैं। क्लियर? जैसे इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डेट ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव द अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस तारीख को अपने इस संविधान सभा में आज इस तारीख को क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। 3 चीजें समझी आपने पूरे प्रेम्बल में। 3 चीजें समझी। पहला, यस, राफिया, ज्योति, रौनक, ममता, क्या समझा आपने? हमारा देश कैसा है? कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। हमारा देश कैसा होना चाहिए? हमारा देश ऐसा होना चाहिए जहां पे न्याय 3 प्रकार के मिले। सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनैतिक न्याय मिले। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी जाए? 5 प्रकार की दी जाए। कौन कौन? विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, उपासना की स्वतंत्रता हो। समानता हमें कितने प्रकार की देखनी है? 2 प्रकार की देखनी है। प्रतिष्ठा, सभी का सम्मान होना चाहिए। अवसर, सभी को अवसर देना है आगे बढ़ने का। बंधुत्व की बात करेंगे तो हमारा देश एक अखंड भारत होना चाहिए, एक हो। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारा देश कैसा हो? अखंड भारत की तरह हो, जहां पे भाईचारा हो, कोई लड़े ना एक दूसरे से। और तीसरा, हम इस तारीख को, संविधान को अपनाते हैं। किस तारीख को सुमित, किस तारीख को अपनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को अपनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये बस नॉर्मल सी चीजें हैं। ये बताया जा रहा है जस्टिस के बारे में कि ये जो न्याय है वो 3 प्रकार के जो न्याय होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर डिस्क्राइब है। ये फंडामेंटल राइट्स में डिस्क्राइब है और डायरेक्ट डीपीएसपी में है। तो वो हम जब डिस्कस करेंगे अंदर तो पता चल ही जाएगा। मतलब जो जस्टिस, न्याय वगैरह है वो इन दोनों से डिफाइन होता है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये हमें बताते हैं। ठीक है ना?
हाँ, ये थोड़ा सा एक पॉइंट होता है, क्योंकि देखो लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है और फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता है। अब आप अपने जरा प्रेम्बल को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि कौन सा शब्द इन्होंने यूज किया है, लिबर्टी या फ्रीडम। तो इन्होंने जो यूज किया है वो इन्होंने प्रेम्बल में लिबर्टी यूज किया है। अब ये जो लिबर्टी यूज किया है ये फ्रीडम भी यूज कर सकते थे, इन्होंने फ्रीडम क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि दोनों में अंतर है शब्दों में, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत सिंपल समझिएगा, प्रस्तावना को चेंज नहीं कर सकते आप किसी भी तरह से, एज इट इज जो शब्द हैं वैसे ही होने चाहिए। ये आपके अधिकार में है ही नहीं कि प्रेम्बल को आप चेंज करें, केवल संविधान संशोधन करके ही कुछ किया जा सकता है इसमें, और कोई वो नहीं, ठीक है। अब वो एक ही बार चेंज हुआ है बस, 42वां वाला जो संविधान संशोधन हुआ है तभी वो शब्द लाए गए। लिबर्टी और इसमें क्या अंतर है समझिएगा। जैसे आप जब घर में होते हैं अपने, तो कभी सुना होगा दो मम्मी लोग जब बात कर रही होती है आपस में पड़ोसी से, तो जो थोड़ी बड़ी सोसाइटी में रहती है तो वो क्या कहती हैं कि अरे भाई साहब ऐसा है, अरे तुम सुनती हो, हम अपने वाले बच्चे को तो बहुत फ्रीडम दे रखे हैं। तो कहते ना ना, मैं तो नहीं दी हूँ भाई फ्रीडम, मैं तो बहुत वो, नहीं कहीं जाने की नहीं, परमिशन लेना होगा। तो अब इसका मतलब क्या, मम्मी ने कभी लिबर्टी शब्द यूज किया? कभी नहीं यूज किया होगा। अब ये थोड़ो कि मम्मी को लिबर्टी पता ही नहीं होगी। अब जो फ्रीडम बोल सकता है, जो वो बोल सकता है, तो उसको लिबर्टी भी पता है, उसका भी मतलब भी स्वतंत्रता है। तो लिबर्टी हर जगह यूज नहीं हो सकता। लिबर्टी वहां पर यूज होता है जहां, नहीं फ्रीडम पहले बता देते हैं, फ्रीडम वहां पर यूज होता है जहां पहले आप बंदिश में रहे हों, जहां आप बंदिश में रहे हों और फिर अचानक से आपको खुली छूट मिल गई हो, जाओ अब आज से तुम जाओ बाहर खेल सकते हो 2 घंटे रोज, ठीक है जाओ। इसको कहेंगे फ्रीडम, हमको फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई। अभी हम बंधे हुए थे और हम बंधे हुए थे और अचानक से हमें आजादी मिली है। लिबर्टी कोई दे नहीं सकता आपको, ये आपका एक अधिकार है जो आप पैदा होकर ही लेके आते हैं। लिबर्टी शब्द वहां यूज होता है जहां पर आप किसी के बंदिश में ना रहें, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम स्वतंत्र रहें, वहां पे लिबर्टी यूज होता है। हम फ्रीडम शब्द इसीलिए उसमें नहीं लाए क्योंकि अब हम आजाद हो रहे हैं, अब हम किसी के बंदिश में नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे इन्होंने जब हमें यहां पर जो आजादी मिली थी, जरा ध्यान से समझिए, जब अंग्रेजों से मिली थी तो वहां पर हमने लिबर्टी शब्द यूज नहीं किया है, वहां पे हमने कौन सा शब्द यूज किया है? फ्रीडम यूज किया है। हमें फ्रीडम मिली है, क्यों? हम बंदिश में थे, अंग्रेजों की बंदिश में थे, और अचानक से हम सब बंधन तोड़ करके बाहर आए, इसको कहते हैं फ्रीडम। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हमको फ्रीडम मिली है 15 अगस्त 1947 को। तो हम लिबर्टी शब्द यूज नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि हम किसी के अंडर में थे, हम बंदिश में थे और हमको अचानक से स्वतंत्रता मिली है। इन केस ऑफ लिबर्टी you do not have to take any legitimacy from any authority to exercise your power of expression, speaking or action। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या भैया हम विचार व्यक्त कर सकते हैं अपने? पूछ रहे हो दो लोगों से, नहीं, ये आपका अधिकार है, हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं। दे क्या रहे हैं? दे कोई नहीं सकता है, इसलिए हमने लिबर्टी यूज किया है कि आप अपने अधिकार को समझिए, क्या आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो व्यक्त कर दीजिए, ये स्वतंत्र है आप इसके लिए। अभिव्यक्ति करनी है तो आप करिए, उपासना करना है तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया बताओ हम भगवान की पूजा करें या नहीं करें, नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के अंडर में नहीं है। फ्रीडम नहीं, आप लिबर्टी के अंडर में है, मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के करिए। इसलिए वो शब्द लाए हैं लिबर्टी, फ्रीडम नहीं लाए। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जब आजादी वगैरह का शब्द है तो वहां पे लिबर्टी शब्द नहीं है, वहां फ्रीडम है। उसका मतलब होता है कि हम लोग किसी के बंदिश में थे और अचानक से हमें आजादी मिली है। सीधा एग्जाम्पल घर वाला है, वही मम्मी वाला, इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलो आज से हम तुम्हें आजाद करते हैं, लो दे दिए फ्रीडम, जाओ जाओ 3-4 गर्लफ्रेंड बना लो, जाओ, ठीक है। हाँ, तो ये सब आपका चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब इसमें।
तो फ्रीडम सबको समझ में आ गया, लिबर्टी सबको समझ में आ गया। ओके, इक्वालिटी एक शब्द आपने देखा होगा इसमें, देखिए जरा आप प्रियम्बल में ये वाला देखिए, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी, अरे वही जो समानता है, समानता को इक्वलिटी कहते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की, सबको बराबर है अधिकार है भाई, लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक अधिकार में है। अब ये मत कहिए खाना बनाना क्यों लड़कियों का काम है, नहीं, लड़की कहेगी हमको अधिकार है भैया समानता का, हम बराबरी का हिस्सा पाएंगे, और बताओ, ठीक, मौलिक अधिकार है मेरा। हम चले जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट, धुलवाएंगे तुमसे बर्तन, क्या करोगे बताओ, है? रोज तुम हमसे बर्तन धुलवाओगे बताओ। कुछ नेटवर्क इशू आ गया था ना, चलो हम आगे देखते हैं। हाँ नेटवर्क इशू आ गया था इसलिए स्टॉप हो गया था वो। देखो भैया, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते लड़कियों को अपने अधिकार पता चल जाएंगे, अभी देखना खत्म होते होते सब मालूम चल जाएगा उन्हें। सर सही में सर, हमको समाज में बड़ा दबा के रखा गया था सर, बहुत अत्याचार हुआ हम लोग के ऊपर सर, तो हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो समानता का अधिकार है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज सब बराबर है हमारे देश में, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई भी हो, लड़का लड़की नहीं, कोई भी हो, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, सब बराबर है, सबको अपने अवसर के है, सबको अवसर दीजिए भाई, ठीक है, सबको सम्मान दीजिए, कोई भी हो। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, वही बताया था हमने आपको, अगला वाला शब्द जो था, ये वाला अगर आपने ध्यान दिया हो, दिस इज फ्रेटर्निटी, जिसको बंधुत्व कहते हैं, हिंदी में बंधुता कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फ्रेटर्निटी। तो कुछ ऐसा हो कि हम लोग आपस में भाईचारे से रहें, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, बस। इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रियम्बल जो है प्रस्तावना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या, ये संविधान का पार्ट है, तो कहेंगे हाँ, यस, ये संविधान का पार्ट है। पहले कई सारी चीजें थी, असल में आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे, केस थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, एक बार आप पढ़ लेना ये केसेस क्या थे। एक था बेरूबरी यूनियन का एक केस था, एक केशवानंद का था, और एक आपका था LIC ऑफ इंडिया केस। मतलब ये इसलिए ये दिक्कत क्या हुई थी कि जब ये वाला केस हुआ था एक यूनियन का संघ का, ये बेरूबरी वाला 1960 में, तो इसी मुद्दे पर हुआ था, कुछ फंस गया था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सबसे बड़ा मुद्दा यही हो गया कि इज अ प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है भी या नहीं, कि वो अलग से ही माना जाए।
जैसे हम अनुच्छेद कह रहे हैं, पार्ट कह रहे हैं, जो शेड्यूल है, ये सब संविधान के अंदर है, सब कुछ है। लेकिन प्रस्तावना तो बाद में ऐड किया गया है, प्रस्तावना शुरू में ऐड नहीं किया गया था, प्रस्तावना बाद में ऐड किया गया। तो जब वो बाद में ऐड किया गया तो यही एक मेन मुद्दा हो गया कि क्या प्रस्तावना को हम संविधान का पार्ट माने या न माने। तो 1960 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आ गया। फिर एक केस हुआ, सबसे पॉपुलर केस यही वाला है, केशवानंद भारती, ये केरल का केस है। ये इनके बीच और केरल सरकार के बीच एक विवाद हो गया था आपका, जमीन वगैरह को लेकर, कुछ जमीन का अधिग्रहण वगैरह का था, ठीक है, तो उससे लेकर हो गया था। और क्योंकि उस समय संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार में था, तो बहुत सारी चीजें पेच फंस गए थे उसमें। तो अब वहां पर जो चीजें हुई तो इसमें बहुत सुनवाई हुई, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को यह डिसीजन देना पड़ा, क्या, कि प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का पार्ट है। हम अपने इस वाले पॉइंट को बदलते हैं, जब हमने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये गलत पॉइंट है। हमारा जो प्रियम्बल है वो इसका पार्ट है। लेकिन ये डिसीजन पुराने वाले निर्णयों पे नहीं लगेगा, अब से जो निर्णय होंगे उसमें माना जाएगा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती, सारे निर्णय बदलने पड़ते पीछे के। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है केशवानंद भारती का। इसको डिटेल में आप समझिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, पढ़िएगा इसको। केशवानंद भारती का एक्चुअल में क्या केस था ये, तो लैंड से रिलेटेड कुछ केस था, केरल राज्य सरकार के बीच में कुछ फंस गया था मामला। और यहां से अगर हम लोग देखते हैं, इसमें LIC इसने फाइनल कर दिया, ये बोम्मई केस कहा जाता है, बोम्मई केस। तो यहां से बिल्कुल कंफर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इस मामले फंस गया था प्रियम्बल वाले सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है, आज हम डिसीजन दे रहे हैं, प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, और ये मानना है। अब इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं, कि मतलब बार बार आप लोग इस पे कर देते हैं, प्रियम्बल के ऊपर ही कर देते हैं कि भैया ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो हम निर्णय दे रहे हैं कि ये अपना पार्ट है, बस फाइनल। तो यहां से हम लोग ये देखते हैं कि अब उस चीज को एकदम कंफर्म कर दिया गया है कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए होगा, इन सब में अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वाला। ये पढ़िएगा, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा, ठीक है, कि क्या है। नहीं होगा तो हम डिस्क्राइब कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसमें, अच्छा स्टूडेंट्स, और बाकी जरा समझिएगा इसमें क्या पॉइंट्स हैं, कि ये वाला पॉइंट रट लेना है सबको। रट लिया सबने? ये रट लिया? 3 शब्द ऐड किए गए, कौन कौन से? समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, तीसरा कौन सा, इंटेग्रिटी यानी अखंडता। कितने यूज किए, कितने ऐड किए गए? 3 ऐड किए गए। यस। कौन सा संशोधन? 42nd 1976। ओके, प्रियम्बल हमारा क्लियर हुआ। आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। एक मिनट बस।
अरे वो कुछ क्वेश्चंस थे। यस स्टूडेंट्स, सामने आइए सभी। आंसर दीजिए। वंदना यादव, सी ऑप्शन। वंदना यादव, सी ऑप्शन। बाकी सबके हैं डी ऑप्शन। हेमा का भी सी है, सुमित सी है, मुकेश सी, ममता भी पहुंच गया, सी है, नवीन का भी सी और सब सी। हमारे बोलने के बाद अब सी आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर इज सी।
क्या गलती हुई? समझने में आपकी गलती हुई। डी नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझना। जो डेट पूछी गई है 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को समाजवादी शब्द नहीं था। जब संविधान लागू हुआ है तो समाजवादी शब्द नहीं था, देश शब्द। धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये दोनों शब्द ऐड हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये तो आप लोग पढ़ रहे हो भाई। हम्म, ये तो पढ़ाई हो रही है। आज है टॉपिक हुआ है, आ जाएगा क्वेश्चन है। 3 दिन बाद क्या होगा, भगवान है मालिक है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये दोनों शब्द नहीं है। ये डेट दिख नहीं रहा, 26 नवंबर 1950 का पूछा जा रहा है। देवेंद्र सी, शुभम ए, शिवराम डी, सच्चिदानंद ए, अदिति ए, ऑप्शन ए, वंदना ए, मनीष ए, ए ए ए ए ए ए ए सही है, ए यही सही है। ए सही है। तुम लोग खत्म हो बिल्कुल। तुम सब खत्म हो एकदम, कोई मतलब नहीं है तुम लोग के पढ़ने का। एकदम, एकदम मैं खत्म हूँ एकदम। पता नहीं कौन से इंजीनियरों को समझे में नहीं आ रहा तुम लोगों का। एक तो पेज तुम लोगों से नहीं याद हो पा रहा है कि सर ये पेज। पता नहीं क्या करोगे यार, क्या बोले। पूरे प्रेम्बल में दो ही शब्द यूज हुए हैं। पहला शब्द इंडिया, दूसरा शब्द हम भारत के लोग। खत्म। ये कहाँ से तुम्हारा हिंदुस्तान शब्द आ रहा है? प्रेम्बल नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? 3 बार तुमसे रटवाए कि प्रेम्बल रट लो। संविधान को दो भाषाओं में लिखा गया है, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में। जब इंग्लिश में लिखा गया है तो इंडिया यूज किया गया है, जब हिंदी में लिखा गया है तो भारत यूज किया गया है। तुम लोग का अपना खुद का दिमाग नहीं है क्या इंजीनियर्स? तुम लोग सोच वोच नहीं पाते हो क्या कुछ? जब इंग्लिश वाला यूज किया गया है तो इंडिया यूज किया गया है, और जब हिंदी वाला यूज किया गया है उसे भारत। जी, इंडिया दैट इज भारत सब यूज है। इंडिया दैट इज भारत, यही तो मुद्दा था। क्या शब्द यूज करें तो सहमति बनी। दोनों कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया भी कर लेते हैं, भारत भी कर लेते हैं, सब लोग संतुष्ट। ठीक है, इसलिए दोनों शब्द लाए गए थे। ठीक, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो या, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। हमें पूरी आशा है आप लोगों से, आप लोग सफल होंगे। चलिए वेरी गुड। ठीक, अगला करो। तुम लोग को एक तो पेज याद करवाए हैं, वो एक तो पेज देखो कितना याद किए हो तुम लोग।
इतना डोज जब तुम लोग को मिला है तब सही आंसर आया है। जब इतनी देर से 5 मिनट डोज दिए हैं ना, तब सबका आंसर सही आ गया, एक भी गलत नहीं है। सबका सही आंसर आ रहा है, सबका, एक तरफ से सबका सही आंसर है। ठीक है, करेक्ट डी, सभी का सही है, किसी का भी गलत नहीं है, सबने सही टाइप किया है। सार्वभौम है, सत्ता संपन्न ये है सार्वभौम, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणतंत्र है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ जनवादी शब्द नहीं है, जनवादी शब्द चीन का है, ये चीन के संविधान का है। जनवादी, जनवादी ये हमारे यहाँ डिफाइन नहीं है, मतलब वही है लेकिन ये चीन के संविधान में है। हमारे यहाँ कुछ और शब्द है, समाजवादी है हमारे यहाँ। इसके लिए हम आपके लिए ताली बजा देते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक स्टूडेंट, ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़िए। प्रजातांत्रिक को ही लोकतांत्रिक कहेंगे, ठीक है, प्रजातांत्रिक जो लिखा है उसको हम लोग लोकतांत्रिक कहेंगे, प्रजा द्वारा शासन या लोगों के द्वारा शासन, तो वही शब्द है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं आपको पंथ निरपेक्ष न देकर के धर्म निरपेक्ष देगा, तो सब मिलता जुलता है। अदिति, विनय, विमल, पिंकी, वंदना, शुभम, ज्ञान प्रभा, मुकेश। अच्छा, मतलब तुम लोग क्या, मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हो क्या कि तुमको रोज 5 मिनट डोज दे दिया करें, सारे आंसर सही आ जाए करें? मतलब शुरू करने से पहले 5-6 मिनट का एक तो डोज मिले, तुम लोग सब सही आंसर देखो, एक गलत नहीं हो रहा है, मतलब खतरनाक बिल्कुल एकदम। कोई सिंगल ऐसा हो कि जो गलत टाइप कर दे, नहीं, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। वन वन, वन 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 वन, एकदम सही। CADB, क्रम यही है, सबसे पहले सार्वभौमिक है, फिर कौन सा है, समाजवादी है, फिर कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, चलिए। अनुराधा, प्रिया 1 एंड 3, विनय 1 एंड 3, बी ऑप्शन, सच्चिदानंद बी, जयप्रकाश बी। वेल डन, बहुत बढ़िया, सही है। 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से 2 यहीं पर हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता। एक तीसरा अखंडता जोड़ा गया था जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। करेक्ट। अरे प्रस्तावना में ही तो सेकुलर शब्द है, और सेकुलर ही तो धर्म निरपेक्ष कह रहा है। हैं? खत्म, 6 क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आप लोगों ने बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छे।
निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य, देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन इज डी। वेरी गुड। प्रियम्बल, उद्देशिका मतलब प्रियम्बल या प्रस्तावना? लोक कल्याण नहीं है। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ऐसे चाहिए आंसर। वन टू थ्री। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये नहीं थे, है ना। ठीक, अब तक तो याद कर लिए होगे। अच्छा, ये देखो वो वाला केस है जो हमने आपको बताइए क्या पूछा था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो संविधान का भाग है, दो केसों में किया था उसने। एक कौन, केशवानंद भारती वाला, और एक किया था जो एलआईसी वाला था, बोम्मई वाला। तो बोम्मई वाला है इसमें, बोम्मई वाला हो गया। ये वाला बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसी की हमने बात की थी जो 1994 वाला था। तो दो केस में किया था, या तो केशवानंद भारती वाले में या तो बोम्मई वाले में। ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो इसे। किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? मतलब अपने जो ये प्रस्तावना को बोला है उन्होंने एक जन्म कुंडली का नाम दिया है। ये किसने बोला है? डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, ये मुंशी जी ने बोला है, के एम मुंशी। तो आप ऐसे हेडिंग डाल के एक पॉइंट लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, के एम मुंशी। नोट कर लो इसको जल्दी से, कि किसने बोला है कि ये जो प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली। जन्म कुंडली है, ये बोला है के एम मुंशी जी ने। के एम मुंशी, ये संविधान सभा के मेंबर थे, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी बी आर अम्बेडकर जी की। ठीक है, याद हो गया। जो प्रेम्बल है, ठीक है ना, वो हमारे देश के लिए एक जन कुंडली है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की एक जन कुंडली कहा उन्होंने उसे। हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, बस उसको हम बता देते हैं आपको। ये वाला, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने। बी आर अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? नोट कर लो इसको, बी आर अम्बेडकर जी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी।
ठीक है, पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? डी वाला ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट करो इसे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अनुच्छेद 32। इसके नीचे लिख लेना अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ब्रैकेट में लिख लेना अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। क्लियर है? ब्रैकेट में लिख लेना B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। ये चीज B.R. अम्बेडकर जी ने मानी है। B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। अब एक क्वेश्चन लिखो, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सॉरी, एक चीज समझना, दो अंतर है, दोनों हम अलग अलग लिख दे रहे हैं। आ, इसको ऐसे समझना, दो चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग हृदय और आत्मा कहलाता है? एक प्रकार से वही बात है, आत्मा ही शब्द यूज हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक चीज बोली गई है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 वही जिसकी बात हम कर रहे हैं आपसे। अनुच्छेद 32 वही जिसकी बात हमने आपसे अभी करी है। क्या लिखा था उसमें अनुच्छेद 32 में? क्लियर हो गया? तो ये है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट, या फिर ऐसे कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो भाई भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ठीक है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कोई चीज मेंशन नहीं है, नाम वाम कुछ नहीं मेंशन है। तो अगर नाम वाम नहीं मेंशन है तो आंसर होता है प्रियम्बल। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आंसर है प्रियम्बल, उद्देशिका। लेकिन अगर मेंशन है
कि भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 यानी कि वही संवैधानिक अधिकारों का उपचार जो है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे ये ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर केवल बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा है। तो बी आर अम्बेडकर जी, जो भीमराव अम्बेडकर है, वो संविधान की आत्मा किसको मानते थे? वो अनुच्छेद 32 को मानते थे। अगर कोई किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। इसको बी आर अम्बेडकर जी ने आत्मा माना है। लेकिन जो ये क्वेश्चन आ चुका है, आयोग ने और फिर बाद में जो फाइनल चीजें हुई, तो उन लोगों ने स्वीकार किया है कि जब भी हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा की बात करते हैं और बी आर अम्बेडकर जी के नाम का अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका आंसर प्रियम्बल होता है। तो उसका आंसर प्रियम्बल होता है। बड़ा बहुत मान्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा पढ़ते समय क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर जो चीज बात की गई है, वहां पर शायद बी आर अम्बेडकर जी के नाम का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहां पर उनके नाम का उपयोग नहीं हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मतलब ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये आंसर उद्देशिका है। अगर यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया होता बी आर अम्बेडकर, तो ये आंसर नहीं होता। तो आंसर होता डी वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बड़े ध्यान से समझ लेना इस चीज को। अगर मेंशन नहीं है नाम, तो आंसर प्रियम्बल है, उद्देशिका है आंसर, उसको आत्मा माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ मेंशन कर दिया अगर नाम उसने, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने माना है आत्मा, हृदय और आत्मा। अब क्या क्लियर है दोनों चीजें? तो क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस प्रियम्बल खत्म हो गया आपका। आपने ये किया, कोशिश करिए प्रियम्बल को आप याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, पूरा जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और यहाँ के नागरिकों को 3 प्रकार की हम स्वतंत्रता देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय। पहले न्याय देंगे, फिर उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे, 2 प्रकार के हम उनको समानता का अधिकार देंगे, 1 प्रकार के भाईचारा एकता और अखंडता के लिए। और इस वजह से इस संविधान सभा के द्वारा आज इस डेट को हम संविधान को ग्रहित कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप याद कर लीजिए, सब लोग बेटर रहेगा। प्रेम्बल खत्म हुआ, प्रेम्बल हमने काफी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था संविधान का, इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया। बच्चे छोड़ देते हैं जिससे दिक्कत होती है। अब आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर रहेंगी, हम अंदर बढ़ेंगे। अब एक एक करके पार्ट्स देखेंगे। पहले जो 22 पार्ट मूल संविधान के हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, शेड्यूल को, फिर उसके बाद आंसर। क्लियर है? अब हम लोग एंटर करेंगे आपके संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। प्रियम्बल क्लियर हो गया ना सभी को? अब कोई डाउट तो नहीं आएगा ना? वो मेन पॉइंट्स याद रखिएगा, सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।